डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स क्लास 2 सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन नॉर्मली किस मेथड से लगता है? लास्ट क्लास में पढ़ा WDV। सिर्फ पावर जनरेटिंग यूनिट्स है ना जो बिजली बनाते हैं, उनको ऑप्शन है दे कैन चार्ज डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV एज पर द ऑप्शन ऑप्टेड बाय देम। जो वो ऑप्ट करें उस मेथड से वो डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। ये अपन ने बात की, ठीक। साल में यूज होनी चाहिए और ये वेरी फर्स्ट ईयर होता है कि हाफ ईयर लगे फुल ईयर, आगे से तो वो ऑलरेडी पुट टू यूज्ड है, फुल ईयर लगता है, ठीक है, ओके। लेकिन डेप्रिसिएशन की रेट्स क्या हैं? एक बार रेट्स में ओवरव्यू ले लेता हूं। मेन रेट्स मैंने आपको बताई दी थी पेज नंबर 3 पे। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितना? स्टाफ क्वार्टर पे 5, नॉर्मल सब बिल्डिंग पे 10। अगर कोई खोखा टाइप की बिल्डिंग है, समझे, अंधेरी आई साथ ही होलिया खोखा टाइप, हिली एरिया में ऐसे ही होता है। कोई 8-10 साल पुरानी बात होगी, फैमिली के साथ हिमाचल कहीं जा रहे थे, कहीं खजियार साइड, कहीं पेरेंट्स भी थे, जैसे हम काफी लोग थे मतलब। तो क्या है, कहीं जैसे रुक गए, मौसम ठंडा था कि चाय पीते हैं, थोड़ा अलग ही मजा होता है कहीं चाय पिए ठंड के अंदर। तो एक स्टॉल पे चले गए, कोई चाय की स्टॉल थी, रुक गए, वुडन स्ट्रक्चर बना हुआ था सारा। तो चलो वो चाय बनाने लगा, हमने कहा चलो चाय बनाएगा, इतने में थोड़ा देखते हैं। इधर उधर घूमते घूमते मैं ना पीछे वाली उसकी विंडो खोल दी, वहां चला गया, देखा तो घबरा गया, पीछे वो खाई पूरी ऐसे, और जहां मैं खड़ा था वो हिल रहा था सारा सिस्टम। मैंने कहा भाई ये क्या है? तो देखा भाई वो तो बिना बेस वैसी ना, वो उसने क्या कर रखा था कि लकड़ी का था ढांचा, बढ़िया आरसीसी लेंटर नहीं डला था, वो उसमें जैसे कोई जैसे लकड़ी का मजबूत पोल वगैरह घुसा के उसमें जो हिली एरिया था उसमें, उसके ऊपर टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़ा कर रखा था, सपोर्ट दे रखी थी ऐसी। मैंने कहा बच्चे को फटाफट बाहर आए, हमने कहा बाहर ही बैठेंगे, हमको दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि वो हिली एरिया में ऐसे ही होता है, बड़ा रिस्क होता है। अभी ये पानी आया था गंगा के साथ साथ, कितने साथ साथ जो एरिया था, घर थे, वो साथ ही बहा ले गया, ऐसे ही होता है। एक हरिद्वार रुकना हुआ किसी आश्रम में, तो मैंने उससे पूछा यार गंगा में पानी आ गया था तो ऐसे करके, कहता हाँ जी हमारा भी इधर का काफी एरिया बह गया उसके साथ। तो वो मुझे बताने लगा, कहता जी इस कॉर्नर से इतने फुट आगे, 100 फुट आगे तक हमारी जमीन है। मैंने कहा 100 फुट आगे तो हवा है, खाली पहाड़ खत्म हो गया, तेरा क्या है? यानी पहाड़ में ऐसा होता है जी, इसके साथ अगर मिट्टी लगा के किस तरह करके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो हमारे पास रजिस्ट्री है। मैं बड़ा हैरान था, अभी जब कुछ है ही नहीं, वो बह गया पानी के साथ, मिट्टी कट गई, वो पहाड़ साथ साथ से उतरती गई मिट्टी, वो निकल लिया पानी के साथ ही। अब तेरे पास क्या? कहता नहीं जोड़ के इसको ना हम कर लेते हैं, जोड़ जोड़ के इसको बढ़ा लेते हैं। सिस्टम है, हर जगह की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो पर बता रहा हूं कि वहां पे सिस्टम ऐसा है, वुडन के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, उनका ऐसे ही होता है, लाइफ ज्यादा नहीं होती उनकी, टूट फूट जाते हैं, अंधेरी में उड़ जाते हैं, टिन वाले उड़ जाते हैं। ऐसे वुडन स्ट्रक्चर पे यू कैन चार्ज 40% डेप्रिसिएशन। और जो पावर प्लांट नहीं लगा होता, ट्यूबवेल टाइप पावर प्लांट, फैक्ट्री का प्लांट लगा है, उसके साथ भी कमरा डाला होता है कि नहीं डाला होता? भैया वहां पानी की मोटर का सारा कंट्रोल रूम होता है, मोटर चलानी है, स्विच लगे होते हैं, एक आधा निगरानी वाला बंदा भी वहीं सोता होता है। उस पे भी आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे भी डेप्रिसिएशन कितना लगा सकते हैं? 40%, कोई दिक्कत नहीं, पर ये काम नहीं आते। चलो लो में लिखा है तो मैंने बता दिया, नॉर्मली काम आएगा 5% और बाकी सब फैक्ट्री, ऑफिस, गोडाउन, होटल्स पे कितना? 10। किसी ने कहा जी फैक्ट्री में रोड बनी हुई है, हाँ, रोड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बिल्डिंग। फैक्ट्री में देखो, फैक्ट्री बहुत बड़ी है, मिट्टी है और है, बीच में आने जाने के रास्ते में रोड बना ली, लाखों रुपया लगा उस रोड पे, वो भी पार्ट ऑफ बिल्डिंग है। कई बार किसी फैक्ट्री, कोई कंपनी है, उसमें ना थोड़ा अच्छा अंदर कोई आए, लुक अच्छी लगे, तो उन्होंने क्या है, कोई फाउंटेन लगा रखे हैं, कोई इस तरह का कुछ, वो भी पार्ट ऑफ बिल्डिंग है। ऐसा होता है ना, घर में भी तो ये सब पार्ट ऑफ बिल्डिंग है, घर में भी लोग पेड़ उगा लेते हैं, कोई ऐसा कोई शोपीस रख लिया, कोई ऐसा झूला लगा लिया, ये सब पार्ट ऑफ बिल्डिंग है। क्या? रोड, ब्रिज बना ली अंदर फैक्ट्री में, कलवर्ट, झरने, वेल, कुएं, कुआं भी एक बिल्डिंग का पार्ट है। कुएं कहां रह गए आजकल? पानी के कुएं रह गए? पानी इतना गहरा हो गया, कहां से पानी निकलेगा कुओं से? पर चलो, अगर वेल वगैरह है, वो भी पार्ट ऑफ बिल्डिंग है।
कितना डेप्रिसिएशन लगाना, कुएं पे, रोड पे, फैक्ट्री की बिल्डिंग, ऑफिस की बिल्डिंग, गोडाउन, स्कूल की बिल्डिंग, हॉस्पिटल की बिल्डिंग, सब पे कितना 10, स्टाफ क्वार्टर पे कितना 5, टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, ढांचा खोखा टाइप कितना 40, काम नहीं आता वो। नेक्स्ट, फर्नीचर पे कितना 10, फिटिंग फिक्सचर पे कितना 10, स्विचेस, वायर, बिजली की फिटिंग, इलेक्ट्रिक फिटिंग, ये सब किसका पार्ट है, फर्नीचर फिटिंग का, कितना लगेगा 10%, 10%। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी जनरल है, प्लांट एंड मशीनरी जनरल मींस जो कहीं कवर नहीं है, जैसे कार का अलग रूल है, कंप्यूटर का अलग, बाकी सब प्लांट एंड मशीनों पे कितना है नॉर्मली 15। कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी जनरल 15 में कवर है। प्लांट में वैसे आता क्या है, प्लांट में शिप भी आता है, व्हीकल भी आते हैं, बुक्स भी आती हैं, साइंटिफिक यूज के इक्विपमेंट भी, डॉक्टर का वेंटिलेटर, डॉक्टर की एक्सरे वाली मशीनें भी आती हैं, कंप्यूटर भी आता है। यानी बिजनेस में जिनको यूज करके बिजनेस किया जा सकता है वो सब क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन लाइव स्टॉक पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। बिल्डिंग फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, उसका अलग रूल है। बिल्डिंग पे कितना 5 या 10, फर्नीचर पे कितना 10, बाकी सब प्लांट एंड मशीनरी है। बट टाइम के साथ साथ इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी की बड़ी वास्ट डेफिनेशन है, इसलिए इन्होंने कुछ चीजों को निकाल के उन पे रेट क्या दे दिया अलग। जैसे कंप्यूटर है तो प्लांट एंड मशीनरी, पर उस पे रूल अलग से कितना दे दिया 40। बुक्स भी प्लांट एंड मशीनरी, पर उन पे कितना 40। बुक्स का मतलब समझ तो ना, बुक्स में जो रीयूजेबल बुक्स हैं, चाहे वो अपनी कोस्ट की, अकाउंट की, डॉक्टर की बुक्स, ज्योतिष की बुक्स, लाल किताब है, बुक खोल के बता देता है किस्मत में क्या है ना उसके पास, वो सब बुक्स हैं। बुक्स पे कितना 40। लेकिन अब इंडिया टुडे पढ़ते हैं, फ्रंट लाइन मैगजीन पढ़ते हैं, लेडीज ग्रे शोभा मैगजीन पढ़ती हैं, वो सब कुछ क्या है, मैगजीन है, पार्ट ऑफ क्या है, न्यूज़पेपर। वो सब कुछ क्या है, न्यूज़पेपर है, P&L में आता है, वो बुक्स नहीं है। वो बुक्स ना होके न्यूज़पेपर का पार्ट है। मैं बात कर रहा हूं बुक्स की, न्यूज़पेपर की नहीं। क्लियर फर्क है ना बुक्स और न्यूज मैगजीन वगैरह का। चलो, नीचे कहता है कि अगर कोई स्पेशल रेट प्लांट एंड मशीनरी की दे रखी है तो वो लगाओ, नहीं दे रखी तो किस में उठा लो सारी मशीनों को, 15% में। स्पेशल रेट के लिए नीचे है कैटेगरी। कंप्यूटर पे कितना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी याद रखना, इंटेंजिबल असेट्स वाली कैटेगरी में नहीं जाएगा। सॉफ्टवेयर पे भी रेट कितना है 40। इंटेंजिबल असेट सॉफ्टवेयर को छोड़ के कौन सी, गुडविल पे डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है। तो बची कौन सी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, टेक्निकल नो हाउ मींस कोई फॉर्मूला, इन पे डेप्रिसिएशन कितना है 25। और इन सब का एक ही ग्रुप है, सब एक ही है। इंटेंजिबल असेट सारी जोड़ लो, कितना लगेगा 25। मोटर कार पे कल भी बताया था, आम कार पे कितना डेप्रिसिएशन है 15, लेकिन टैक्सी चलती है तो कितना 30, बस पे 30, आम कार पे 15। लेकिन एक पीरियड था, उस पीरियड के अंदर सरकार ने क्या, कोरोना वाला पीरियड, उस वक्त गाड़ियां कम बिक रही थी, उस बीच जिस लोगों ने गाड़ी खरीदी उनको आज भी 15% एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगाने को अलाउड है। वो 1 साल के लिए नहीं था, वो गाड़ियां उस पीरियड में जो खरीदी उन पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 15% एक्स्ट्रा। नॉर्मल बिजनेस वाली कार उन दिनों में खरीदी तो कितना 30, 15 का जगह 15% एक्स्ट्रा 30। और टैक्सी खरीदी उन दिनों में तो 45%। वो पीरियड कौन सा है, 23 अगस्त 19 से लेके मार्च 20 का पीरियड है ये, ठीक है। तो मतलब ये पीरियड है, ये काम नहीं आना, ये पीरियड चला गया। और मुझे लगता है नहीं है कि अगर आपने उस वक्त खरीदी, बची भी ज्यादा क्या होगा, देखो 19-20 की बात है, उसके बाद 1 साल और चला गया, कौन सा 20-21, उसके बाद देखा जाए तो 21-22 भी गया, वो ठीक है, हम पढ़ रहे 21-22 सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं आपको स्पेशल कह दूं कि कार खरीदेगी दिसंबर 19 में, तो ये 23 अगस्त 19 से लेके 23 अगस्त 19 से लेके मार्च 20 के बीच का पीरियड, इस पीरियड में ना गाड़ियों की सेल में स्लंप आ गया था, जबरदस्त मार्केट डाउन हो गई थी। सरकार ने गाड़ियों की सेल बढ़ाने के लिए लालच दिया कि इस पीरियड में इफ मोटर कार परचेज की, आप इस पीरियड में उस पे डेप्रिसिएशन की रेट हमेशा के लिए क्या हो जाएगी,
बिजनेस यूज, ऑन बिजनेस यूज के लिए खरीदी तो 15 का 15% एक्स्ट्रा 30%, और टैक्सी के लिए खरीदी तो रेट ही कितनी हो जाएगी, बस ये 30 और सीधा लिखो ये कितनी 45। 30 होता है ना टैक्सी पे, तो कितना दौड़ होगा, इस साल भी अगर ये टैक्सी पड़ी है तो इसका रेट क्या होगा 45। जैसे इस पीरियड के अलावा कभी खरीदी है या इस साल खरीदी है तो उन पे रेट क्या है, नॉर्मल 15 और टैक्सी पे कितना 30। काम वही आता है, ये एग्जैक्ट डेट वाली बताए तो करना है ऐसा। बुक्स पे कितना है 40, बाकी ये सारे काम नहीं आते। क्या प्लेन, प्लेन कितने लोग रोडी बाजार में एक रिटर्न भरवाने आया, आप उससे भाई प्लेन तो नहीं आपके पास ठीक है रेट दे रखी, काम कितने, ये प्लेन तो उन कंपनीज के पास ही है जिनकी एयरलाइंस है, वो भी ऐसे होते हैं गिनती के 6 प्लेन है 4 प्लेन है, प्लेन कोई ऐसे तो है नहीं भैया 500 प्लेन है, प्लेन तो ऐसे होते हैं गिनती के। MDLR चलाई थी गोपाल कांडा ने, 2 प्लेन थे, एक जयपुर जाता था, एक शायद कहीं नहीं जी नेपाल जाता था, कहाँ 2 प्लेन थे बस, दिल्ली टू जयपुर जाता था एक और। तो ऐसे होते हैं गिनती के 6 प्लेन 8 प्लेन, करोड़ों रुपए में आता है प्लेन, कोई ऐसे थोड़ी है ले देते रहो। तो प्लेन पे डेप्रिसिएशन आम आदमी के काम नहीं आता, 40% है। एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट तो सबके पास हो सकते हैं, जनरेटर सबके पास हो सकता है, तो इसकी रेट बता दी गई है जनरेटर की 40, ना बताई जाती तो मैं किस में गिनता इसे 15, अब बता दी है जनरेटर साइलेंट वाला या ब्लैक वाला कितना 40। एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट है कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो, जैसे ना एक सर्वो आता है, सुना आपने सर्वो, जैसे स्टेबलाइजर होता है ना उस तरह का एक सर्वो आता है, काफी हैवी होता है, बहुत बड़ा होता है। उसका काम क्या होता है, अप डाउन को कंट्रोल करता है, स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं, प्लस वो ना स्मूथ बिजली आउटपुट देता है, उससे ना बिजली की बचत होती है। जैसे इन्वर्टर प्लस AC आता है, वो भी स्मूथली एक लेवल पे बिजली देता है, तो शायद कहते हैं बिजली बचाता है वो। तो ऐसा कोई इक्विपमेंट है बिजली बचाने वाला 40%। एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाले इक्विपमेंट, ये कौन से होते हैं, एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए कोई आपने एयर प्यूरिफायर लगा दिया ऊपर, जहां से धुआं निकलता है ना फिल्टर लगा दिया, फिल्टर होके जाएगा। ऐसी पानी के पोल्यूशन को रोकने के लिए भी आपने कोई रिसाइकलिंग प्लांट लगा दिया है। बिग सिटीज में ऐसा है, पानी की कमी होने वाली है आने वाले टाइम में, समझदार लोग क्या कर रहे हैं। जयपुर में मैंने देखा था एक प्रोजेक्ट लगा हुआ था कंपनी का, उन्होंने रिसाइकल का प्लांट लगा रखा था, तो उन्होंने बताया कि 10 लाख रुपए का लगा है ये प्लांट। माइक्रो इंडस्ट्री, याद आ गया, माइक्रो इंडस्ट्री में कोई ट्रेनिंग लगी, CA जब आप करोगे फाइनल में आओगे ना तो आपको एक GMCS कोर्स करवाया जाता है, जनरल मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल, उसमें ना 1-2 इंडस्ट्री भी विजिट करवा देते हैं कि देखो उनका अकाउंट कैसे बनता है। तो हम लोगों को जैसे हमने करनी थी GMCS, जब CA करना था तो हमने सोचा उसमें रहना पड़ता है 20-25 दिन 1 महीना, जयपुर जाके रह जाते हैं, रहना ही होटल में कहीं मर्जी, तो घूम लेंगे। तो हम लोग जयपुर रह रहे, तो वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया SEZ, वहाँ ले गए, तो उन्होंने दिखाया सारा सिस्टम। तो वहां पे ऐसा था कि उन्होंने बताया 10 लाख रुपए लगाया, उन दिनों की बात है, 10 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट लगा है, ये जितना भी वेस्ट पानी होगा उसको वापस यहां रिसाइकल करके फिर यूज करेंगे। अगर ये सरकार कंपल्शन कर दे हर एक फैक्ट्री को लाइसेंस देते वक्त, तो आधी समस्या सॉल्व हो जाए। कितना पानी वेस्ट होता है, पैसा लगेगा भाई, फैक्ट्री लगानी है तो लगाना ही पड़ेगा पैसा, वही पानी रीयूज कर रहे थे, वही अपना वेस्ट, काफी बचत होती है पानी की उससे। चलो, तो ऐसे कोई वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है 40% डेप्रिसिएशन। या कोई सोलर पैनल नहीं लगा रहे, आज तो बहुत लग रहे हैं आजकल तो सोलर पैनल। मैंने तो थोड़े दिन पहले एक रेडी वाले को भी लगा के देखा था, रेडी वाला लगाए घूम रहा था, वो कहते जी इन्वर्टर रखा था भी, शाम को वो 1-2 घंटे चलानी होगी उसने, ट्यूबलाइट वगैरह, सोलर पैनल लगा रखा है। अब भी आपको दिख जाएगा बिजली बोर्ड के साथ, बिजली बोर्ड है ना उसके साथ सोलर पैनल लगा हुआ है वहां दुकान पे, खोखे पे। तो बंदे समझदार है, देखो बिजली का कनेक्शन लेना नहीं पड़ेगा उसको, बैटरी लगा देगा, फ्री की बिजली यूज करेगा। जापान में हर बिल्डिंग पे जरूरी है सोलर पैनल लगाना, कंपल्शन है। वो कहते हैं जी वैसे तो हम न्यूक्लियर पावर बना लेते हैं, वहां प्लांट है, लेकिन फिर भी इनका क्या भरोसा कब बंद हो जाए, तो ये फ्री वाले प्रोजेक्ट लगाओ ना, फ्री की बिजली यूज करो। तो वो सोलर पैनल लगता है, थोड़ा महंगा जरूर है फिलहाल, लेकिन यूज उसका एक बार लगता है पैसा, फिर फ्री का आप यूज करते हो। सोलर कुकर, सोलर कुकर में बनाया कभी नहीं किसी ने कुछ, ये जब हम पढ़ते थे ना तब हमें बताया करते थे, ऐसे करके कुकर आता है सोलर का, उसको रख दो धूप में सब्जी बन जाएगी। आज तक भी नहीं बनती, मतलब
इस फील्ड में काम ही नहीं किया सरकार ने कोई। हमें बड़ी हैरानी होती थी, वो लेंस नहीं आता, वो उसको कर लो उसमें होल निकल जाता है पेपर में। हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि उन दिनों में ये चीजें ना नेट होता था ना कुछ होता था, तो हम बड़े हैरानी से सुना करते थे, अच्छा बिजली ऐसे सूरज की रोशनी से बिजली बनेगी। तो आज भी कुछ उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई, ठीक है, अब पिछले साल 2 साल में पैनल लगे, पर वो कुकर प्रेस, वो सोलर कुकर और वो चीजें तो आज भी नहीं चलती। बायोगैस के प्लांट कितने के लगे हैं देश में? इतनी कमी है बिजली की, एनर्जी सोर्सेज की, बायो प्लांट कितने के लगे हैं? गांवों में जगह लगा, एक आधे घर में लगाते हैं वो अपने अपने यूज के लिए। ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं बायोगैस बेची जा सके सिलेंडर में भर भर के फ्री की, सिस्टम ही नहीं, काम ही नहीं कर रही सरकार। भाई वो तो वेस्ट है, एनिमल वेस्ट को यूज करके अगर एक गैस बने ऑल्टरनेटिव तो देश का फायदा है ना। कर ही नहीं सरकार कोशिश। तो किसान ने तो अपने यूज के लिए जरूर लगा रखे हैं बायो प्लांट, वरना सरकार ने कुछ नहीं किया उसमें। चलो, तो ये लालच इनकम टैक्स दे रहा है, शायद इनकी कोई सुन ले डेप्रिसिएशन लेने के चक्कर में। कहता है सोलर पैनल लगा लो, सोलर कुकर, विंड मिल में बिजली बनती है ना, वो पहाड़ उधर राजस्थान के एरिया में, समंदर के एरिया में, वहां लगाते हैं वो पंचक्की बोलते, विंड मिल, बिजली बनाने के लिए। ये किताबों में ही है, असली में कहाँ थोड़ी बहुत बनती होगी, कितनी बनती है? कम बनती है। ज्यादा तो हमारे आ रही है हाइड्रो, सारी पानी से वो डैम बना के वही आती है ज्यादा, या कोयले से बन रही है थर्मल। न्यूक्लियर में तो नाम है, एक आधा लगा है न्यूक्लियर प्लांट महाराष्ट्र के पास, वो बिजली बहुत बनाता है, पर वो हम उसमें पीछे हैं क्योंकि न्यूक्लियर के लिए यूरेनियम नहीं है देश के पास। बिहार साइड निकलता है यूरेनियम न्यूक्लियर वो बनाने के लिए, तो वो बता रहे हैं इतना बड़ा वो जमीन से निकाल के लाते हैं वो पत्थर, चमकदार पत्थर जिससे यूरेनियम निकलता है। कहते हैं एक चम्मच भी नहीं निकलता उससे, यानी घटिया क्वालिटी का है यूरेनियम जो है हमारे यहाँ, घटिया क्वालिटी का है। वो इतने इतने पत्थर ला के कहता निकलता चम्मच ही है। तो इसलिए न्यूक्लियर प्लांट भी कहाँ से लगाएंगे? लगा भी लिया तो यूरेनियम इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सोलर वाला सिस्टम फ्री का है, सूरज सबका है, सब बिजली बना सकते हैं उससे, वो ठीक है। विंड एनर्जी, बायोगैस के प्लांट लगाओ तो सही कहता है जी, 40% एप्रिसिएशन लगा लेना। बायो प्लांट लगा लो, उसमें जो भी एसेट पे खर्चा आएगा 40% एप्रिसिएशन, सोलर पैनल पे 40, इस तरह से विंड मिल लगा लो 40। लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, डॉक्टर के पास वेंटिलेटर है, होता है ना, 40%। माउल्ड है रबड़ के, प्लास्टिक के फैक्ट्री में 30%। रोलर, फ्लोर मिल में नहीं आटा चक्की, वो चक्की में घूमती है तो ही वो पिसता है आटा, तो वो जो फ्लोर मिल के रोलर हैं, आयरन और स्टील इंडस्ट्री के रोलर हैं, 40% एप्रिसिएशन। ठीक। शिप, अगर आपके पास शिप है, मोटर बोट है, तो आप उस पर कितना लगाना है ना, 20। ये भी काम आने वाली चीज नहीं है। काम आने वाला जनरेटर है 40 में, वेंटिलेटर है डॉक्टर के पास 40% में, एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट है 40% में। रेट पता लगी, एडिशनल डेप्रिसिएशन ब्रीफ बता दिया था, डिटेल में आगे बताऊंगा। फिलहाल आप इसमें ना एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए, सबसे ज्यादा मैं उसी की डिस्कशन कर लेता हूं। देखना पेज नंबर 12 पे डेप्रिसिएशन लगाने के लिए सेक्शन 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये पढ़ लोगे तो आपको डेप्रिसिएशन लगाना आ जाएगा। क्या कहता है पेज नंबर 12 सेक्शन 50। इसको समझने से पहले एक चीज जान लो, ब्लॉक ऑफ असेट्स क्या होता है। ब्लॉक ऑफ असेट्स का मतलब इनकम टैक्स कहता है हर इंडिविजुअल असेट वाइज डेप्रिसिएशन नहीं लगता। कैसे लगता है? असेट्स का ग्रुप बना के। ये कहता है ब्लॉक किसका, सिमिलर नेचर ऑफ असेट्स, सिमिलर नेचर ऑफ असेट हो और सेम परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन हो, उनको इकट्ठा कर लो, उनको इकट्ठा कर लो, ग्रुप बना लो, दैट इज ब्लॉक। फिर देखो उस ग्रुप में और खरीदी, जोड़ो और बेची, लेस। मतलब आपको ऐसे नहीं लगाना कि ये वाली बिल्डिंग पे लगा लो, ये वाली पे लगा लो, ये वाली, अलग अलग अकाउंटेंसी की तरह नहीं, सारी बिल्डिंग एक जैसी हैं, सेम डेप्रिसिएशन वाली इकट्ठे कर लो। जैसे मान लो बिल्डिंग ए है, बिल्डिंग बी है 10% वाली, 20 लाख की और 30 लाख की। बिल्डिंग सी 5% वाली है, 20 लाख की। फर्नीचर 10% वाला है, मान लो 15 लाख। तो भैया फर्नीचर और बिल्डिंग इकट्ठी कर लूं 10-10% वाली ना, है तो 10% एप्रिसिएशन फर्नीचर पे, बिल्डिंग पे। फर्नीचर अलग है,
वो बिल्डिंग और ये फर्नीचर इकट्ठा कर लोगे? नहीं। चलो ये तो तीनों बिल्डिंग है, ये इकट्ठी हो जाएंगी ना। नेचर सेम है, बिल्डिंग है, पर परसेंटेज अलग है। तो आपको ग्रुप किसका बनाना है? आपको ब्लॉक बनाना है। किसका? बिल्डिंग 10% का ब्लॉक बनाना है, जिसमें ए और बी दो बिल्डिंग है, 20 वाली और 30 वाली, जिसकी WDV कितनी है? 50 लाख। ऐसी एक और ब्लॉक बनाना है आपने, बिल्डिंग किसका? 5% वाला, उसकी WDV कितनी पड़ी है? उसकी WDV सी नाम की बिल्डिंग की कितनी पड़ी है? 20। ऐसे फर्नीचर का ब्लॉक क्या बनेगा? अलग, मशीन का अलग, कंप्यूटर का अलग, कार का अलग। जितनी नेचर अलग अलग है, सबके ब्लॉक क्या बनेंगे? अलग। फिर कार खरीदोगे, कार के ब्लॉक में ऐड होगी, बेचोगे तो कार के ब्लॉक में से लेस होगी। मान लो मैं कह दूं बिल्डिंग खरीदी फैक्ट्री की, कहां जुड़ेगी? फैक्ट्री की बिल्डिंग खरीदी, कहां जुड़ेगी? फैक्ट्री की बिल्डिंग परचेज की, पुट टू यूज कब की? काम पे कब लगाई? 1 दिसंबर 2021 को। ये डेट ऑफ पुट टू यूज जरूर लिखना, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है डेप्रिसिएशन लगाने में। क्योंकि अगर ये आधे साल से कम है, मतलब 180 दिन से कम है, हाफ ईयर, तो इस पे कितना लगेगा? हाफ ईयर का। मान लो ये खरीदी है 10 लाख की, तो ब्लॉक कितने का हो गया? 60। कोई और खरीदी है, जोड़ लो। फिर जो बेची, कोई बिल्डिंग बेची है तो वो क्या कर लो? कम कर लो। अगर कोई बेची, मैं कहता हूं नहीं बेची, तो WDV कितनी आ गई? 60। अब लगाओ डेप्रिसिएशन 60 लाख रुपए पे। कैसे? 60 लाख में 10 लाख वाली पे तो क्या लगाओगे आप? 6 महीने का लगाओगे, 6 महीने का लगाओगे ना, क्योंकि ये वाली बिल्डिंग लेट खरीदी है 3 अक्टूबर के, तो डेप्रिसिएशन कितनी देर का लगेगा? बोलो, हाफ ईयर का लगेगा। कितना? और जो बाकी शुरू की पड़ी है 50 लाख वाली, उस पे तो पूरे साल का लगेगा। कितना? 5। तो 5,50,000 पे क्या हो जाएगा यहां पे? डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट ईयर की WDV कितनी आ जाएगी? 60 लाख माइनस 5.5 लाख, 54,50,000 नेक्स्ट ईयर की क्या हो जाएगी? ओपनिंग WDV। क्लियर? डेप्रिसिएशन कैसे काटना है, समझ आया? डेप्रिसिएशन लगाने के लिए पहले जो खरीदी ब्लॉक में जोड़ो और उसकी डेट लिखो, कब पुट टू यूज की। दो खरीदी, दोनों लिखो, दोनों की डेट लिखो कब खरीदी, क्योंकि खरीदी की डेट काम की है। अगर 180 से ज्यादा दिन पुट टू यूज है, फुल ईयर डेप्रिसिएशन। 180 से कम दिन है, हाफ ईयर। और अगर बेची तो उसकी डेट ऑफ सेल नहीं चाहिए, और पहले खरीदी जोड़नी है, बेची बाद में लेस करनी है। सिस्टम है। WDV बनानी है, WDV ऑफ ब्लॉक, तो सबसे पहले ओपनिंग WDV, फिर साल भर में जो खरीदी, परचेज ऑफ असेट्स, उनकी डेट लिख देना कब खरीदी। फिर लेस करना है सेल ऑफ असेट्स, कितने में बेची। फिर देखेंगे अपना क्लोजिंग WDV, जिस पे बिफोर डेप्रिसिएशन, इस पे डेप्रिसिएशन काटेंगे तो WDV नेक्स्ट ईयर के लिए आ जाएगी। डेप्रिसिएशन WDV नेक्स्ट ईयर के लिए 1/4/22 के लिए आ जाएगी। ऐसे तो पहले खरीदी जोड़नी है, फिर बेची क्या करनी है? लेस, तो आएगा डेप्रिसिएशन। क्लियर? पहले खरीदी जोड़नी है, फिर बेची लेस करनी है। कई बार थोड़ा अजीब है, देखना। मान लो कार है, एक कार है शुरू में 10 लाख वाली, वो बेच दी अपने 7 लाख में, लॉस आना चाहिए ना 3 का। इनकम टैक्स कहता है ऐसे नहीं होता। पहले बता तेरे पास कार है, कहता हाँ जी 10 लाख की। क्या बेच दी? क्या छोड़, पहले पहले बता साल भर में और खरीदी, कहता खरीदी तो सर बाद में बेची पहले, कहता ऐसे नहीं होता। पहले क्या होता है? पहले साल भर में जो खरीदी वो जोड़, कहता बेची पहले हो तो कहना पहले खरीदी जोड़। खरीदी कब है उसने? मैं कहता हूं कि उसने कार और खरीद ली, कार परचेज कर ली 1 दिसंबर 21 में। कितने वाली? 15 वाली। इनकम टैक्स कहता है ब्लॉक कितने का हो गया? 25। अब तू बता कब बेची? कहता ओल्ड कार बेच दी सर मैंने। ओल्ड कार सोल्ड, कब बेच दी? कह रहे हैं जी 1 जुलाई 21 में। इनकम टैक्स कहता है डेट क्यों बता रहा है बार बार? हम तो सेल की डेट पूछते ही नहीं है, हम तो परचेज की डेट पूछते होते हैं। क्या सर ये क्या चक्कर है? 10 वाली सेट है, 7 में मैंने बेच दी, कुछ महीने धक्के खाए इधर उधर, फिर और ली, तो पहले वाली में तो लॉस हो गया ना। क्या नहीं हुआ ना? इनकम टैक्स कहता है ऐसे होता ही नहीं जैसे तू कह रहा है। क्या तू कहां से पढ़ के आया है? ऐसे होता है, पहले ओपनिंग
जो चाहे तूने मार्च में खरीदी, साल भर में जितनी खरीदी पहले वो ऐड होंगी, इसलिए खरीदी ना तूने, कम मर्जी खरीदी, कर ली ऐड 25। अब तूने बेची, कम कर ले, कितने में बेची 7, कहते कहां है लॉस, इनकम टैक्स कहता कहां लॉस, डब्ल्यूडीवी कितनी आ गई 18 लाख, क्या लगा डेप्रिसिएशन 18 लाख पे, क्यों, कौन रोकता है तेरे को, कोई लॉस नहीं। इनकम टैक्स का बड़ा अजीब सिस्टम है, अभी धीरे धीरे पढ़ लोगे सारा। इनकम टैक्स कहता है मेथड फीफो चलता है डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, कारों के कौन सा कोई नाम है, इनकम टैक्स कहता है कि पहले मान लो 18 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाना है, ये डब्ल्यूडीवी है, आप मानो 18 में पड़ी कौन सी है, लेटेस्ट वाली जो इस साल खरीदी 15 की वो पड़ी है, बाकी किस में से पड़े हैं, 3 शुरू में से पड़े हैं। क्या सर कहां पड़े हैं ना, वो तो बेच दी। इनकम टैक्स कहता हम कह रहे हैं ना पड़े हैं, तो पड़े हैं। ये बात है, बंदे के पास कार नहीं है, इनकम टैक्स कहता लगा डेप्रिसिएशन, कहां है कार, 15 वाली कार है, 15 पे लगना चाहिए ना, इनकम टैक्स 18 पे लगाने को कह रहा है, ये आपका फायदा है। और जो आपको लॉस आया 3 लाख, इनकम टैक्स कहता कोई लॉस नहीं है, ये आपका नुकसान है। तो कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान, पर सिस्टम तो यही मानना पड़ेगा। और ये शुरू से आज का नहीं है, जब से मैंने पढ़ना शुरू किया इनकम टैक्स तब से है, ये पुराना सिस्टम है। तो चलो 3 लाख लगाओ डेप्रिसिएशन, कार 15% वाली है, इस पे शुरू वाली पे तो पूरे साल का लगा देना, कितना डेप्रिसिएशन, इस वाली पे कितना लगा दोगे 15%। कब लगाइए, ये दिसंबर में हाफ ईयर का लगाओगे, 6 महीने का, कितना हो जाएगा 1/12/500, यही होगा ना। तो कितना डेप्रिसिएशन हो गया टोटल 1/57/500। और बड़े मौके ऐसे भी आएंगे, नहीं है तो लगा रहा है, और होगी तो भी कहता लगाना नहीं, ऐसा भी केस है। करूं इसको, देखो मान लो ये कार बेच दी आपने पुराने वाली 17 लाख रुपए की, पुराने वाली कार कितने की बेच दी आपने 17 लाख की। इनकम टैक्स को कह रहा है जी फायदा हो गया सर, मैंने 17 में बेच दी। इनकम टैक्स कहता है हमारे हिसाब से तो कुछ हुआ ही नहीं। देख इनकम टैक्स कहता है पहले वाली 10 की और खरीदी 15 25, तूने बेची 17, हमारे हिसाब से कहां है लॉस, 8 लाख पे लगा डेप्रिसिएशन। 8 लाख पे डेप्रिसिएशन कैसे लगाओगे बोलो, 8 लाख पे लगा डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स कह रहा है कैसे, तो आपका फायदा कर रहा है, गेन नहीं आ रहा आपको, कोई फायदे में बेची ना आपने, आप कह रहे हो 10 वाली 17, इनकम टैक्स कहता कोई गेन नहीं तेरा, ऐसे कर, ये आपका फायदा है, बढ़िया, गेन पे टैक्स बच गया। नुकसान ये है कि डेप्रिसिएशन नहीं लगा पा रहे पूरा आप किस पे, 8 लाख किस में से बची मानोगे, इसमें से ही, बस 8 लाख रुपए पे लगा लो 15% डेप्रिसिएशन। ये वाली कब खरीदी है, लेट, 6 महीने का, कितना लगेगा बोलो 60,000। नेक्स्ट ईयर की डब्ल्यूडीवी कितनी होगी, नेक्स्ट ईयर जो डब्ल्यूडीवी जाएगी 8 लाख माइनस 60,000, कितनी जाएगी 7,40,000। बड़े अजीब सिस्टम है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी इसकी, ठीक है। और बड़े अकाउंटेंट ऐसे हैं जो आज भी इसको ऐसे नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने इनकम टैक्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ा नहीं, और जिसने इनकम टैक्स एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा वो समझ ही नहीं सकता इस सिस्टम को। स्टूडेंट है, पता नहीं कितने कितने क्वेश्चन सोल्व करता है, रोज करता है, पेपर देना है तो उसे रटता है ये वाला सिस्टम, और जिसने अकाउंटेंसी पढ़ी है, इनकम टैक्स सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा, वो समझ ही नहीं सकता इसको। वो कहता है ऐसे कैसे, जब वो बेच दी उसकी कहानी खत्म होगी, ठीक है, और जो नहीं है उस पर लगाओ, वो अकाउंटेंसी में होता है, इनकम टैक्स में तो ऐसे ही होता है। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 50, वो कहता है अगर आपने सारी एसेट्स बेच दी ना, ब्लॉक की क्या हो गया, खत्म, कैटेगरी ए, इफ all assets of a block sold, all assets of a block sold, block क्या हो गया, block ceases to exist, block exist ही नहीं करता, कैटेगरी ए। ये ABC अपन ने नाम दिए हुए हैं, इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है। इसको आप कैटेगरी B1 B2 याद दिलाओगे वो घबरा जाएगा, ये कैटेगरी कहां से आ गई सेक्शन 50 की। ये वैसी नाम है जैसे अपन ने हाउस प्रॉपर्टी में ABCDEF दे दिए ना, आप आपस में बात तो करो कि सर वो कैटेगरी डी में तो मैक्सिमम 1.5 होता है, सामने वाला सोच रहा भी डी कैटेगरी मेरे से रहेगी पढ़ने में, क्योंकि अपन ने दिए हुए नाम है, इनकम टैक्स में नहीं है ऐसी कैटेगरी। ऐसी ये कैटेगरी अपन ने रख दिया नाम, और मेथड फीफो अपन ने दिया है।
आप इनकम टैक्स में ढूंढ लोगे डेप्रिसिएशन में मेथड कौन सा लगता है, वो सामने वाला सोच सोच के पागल हो जाएगा, फीफो कहां से आ गया, ये तो अकाउंटेंसी में होता है। अपन ने नाम इसलिए दे दिया ताकि याद रखना आसान हो, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली थ्योरी लग रही है, तो अपन ने डेप्रिसिएशन में नाम दे दिया फीफो, वरना इनकम टैक्स में वर्ड फीफो कहीं नहीं है, और ना ही आपके सिवा किसी और को पता होगा कि फीफो मेथड होता है। चलो, सारी एसेट्स बेच दी, ब्लॉक क्या हो जाएगा, खत्म, नो WDV नो डेप्रिसिएशन, खेल ही खत्म हो गया। सिर्फ क्या आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ये शॉर्ट टर्म गेन लॉस सुना है ना, फर्स्ट चैप्टर में स्पेशल कैटेगरी का, ये जिसपे 15% से ज्यादा सरचार्ज कभी नहीं लगता था, जल्दी आने वाला है चैप्टर कैपिटल गेन, उसको पढ़ के इससे अच्छी तरह से अपना समझ लेंगे क्या है। शॉर्ट टर्म मींस जो लंबे टाइम एसेट्स नहीं रखते उनके लिए, तो गेन या लॉस है, आप इतना याद रखो बस, गेन आएगा या लॉस, समझे क्या मैं कह रहा हूं। आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी, एक 4-21 को साल शुरू हुआ, एक 10 की और एक 5 की, कितने का ब्लॉक है आपका, 15। आपने सी नाम की सेट्स और खरीद ली दिसंबर 21 में 10 लाख की, तो ब्लॉक कितने का हो गया, 25, तीनों सेट्स होगी। मैं कहता हूं तीनों बेच दी, A+B+C, कैटेगरी ए का मतलब क्या है, जब सारी एसेट्स बेच दी जाए ब्लॉक क्या हो गया, खत्म, तो फिर तो क्या आएगा, गेन या लॉस। मैं कहता हूं 30 में बेच दी सारी, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया, 5, नो WDV नो डेप्रिसिएशन। अगर मैं कहूं सारी बेच दी 22 में, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉस आ जाएगा, यानी या तो गेन आएगा या क्या आएगा, लॉस। नो WDV नो डेप्रिसिएशन, ब्लॉक हो गया 0, P&L में कोई डेप्रिसिएशन नहीं, कैपिटल गेन आएगा या लॉस आएगा। समझ आ गई कैटेगरी 1, 3 ही तो है, कैटेगरी 1 समझ आ गई। लेकिन सेक्शन 50 की कैटेगरी बी क्या कहता है, जो मैं बात लिख रहा था ना ये वाली, ये अब और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये जो बातें लिख रहा था मैं इसी कैटेगरी की वजह से लिख रहा था। व्हेन अ पार्ट ऑफ ब्लॉक इज सोल्ड, सारी एसेट्स नहीं बेची, ब्लॉक का एक पार्ट बेचा, इसमें भी B1, सेल कंसीडरेशन ऑफ दैट पार्ट, सेल कंसीडरेशन ऑफ दैट पार्ट एक्सीड द होल वैल्यू ऑफ ब्लॉक, एक्सीड द होल वैल्यू ऑफ ब्लॉक। एक पार्ट बेचा, लेकिन वो पार्ट इतना ज्यादा बिक गया कि पूरे ब्लॉक की वैल्यू से भी ज्यादा, इसमें क्या आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नो WDV नो डेप्रिसिएशन। समझे मैंने क्या लिखा, ये तो था सारी एसेट्स बेच दी, सारी एसेट्स बेच दी, कुछ नहीं बचा, या लॉस या गेन, नो WDV नो डेप्रिसिएशन। अब मैंने क्या कहा, दो ही कैटेगरी है, ए और बी में दो पार्ट है। कैटेगरी बी पार्ट बेचा, सारी नहीं बेची, पार्ट बेचा, लेकिन B1 कहती है इतना महंगा बिक गया वो पार्ट कि पूरे ब्लॉक की वैल्यू से भी ज्यादा। इस केस में ना WDV होगी ना डेप्रिसिएशन, सिर्फ क्या आएगा, गेन। जैसे यही क्वेश्चन ले लो, इसको मैं B1 कैटेगरी में ले चलता हूं, इस क्वेश्चन वो कैटेगरी में, ठीक है, कैसे, B1 में मैं कह रहा हूं यहां पे कौन सी बेच दी, मान लो ए बेच दी, ए इतनी ज्यादा बिक गई कि पूरे ब्लॉक से भी ज्यादा, मान लो 29 लाख की बेच दी ए, तो क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 4 लाख। दो सेट्स पड़ी होते हुए भी नो WDV नो डेप्रिसिएशन, दो सेट्स पड़ी हैं, कौन सी पड़ी है आपके पास, बी और सी। इनकम टैक्स कहता है अगर तुझे पड़ी का याद है ना, डेप्रिसिएशन लगाने का याद है, तो हम भी फिर याद कर लेंगे। 10 वाली तूने 29 में बेची, 19 लाख रुपए का गेन, हम तुझे गेन कितना कह रहे हैं, सिर्फ 4, हम तेरे गेन 4 पे टैक्स लगा रहे हैं, तेरा बहुत बड़ा फायदा कर रहे हैं। अब तू ज्यादा फायदा और ना सोच कि बी और सी पड़ी हैं साहब, उनका क्या, कुछ नहीं, ना कोई WDV ना कोई डेप्रिसिएशन, कुछ तेरा फायदा कुछ हमारा फायदा, ठीक है, पर करना है, सही है। अकाउंटेंसी की तरह नहीं कि दो पड़ी हैं, भूल जाओ दो पड़ी हैं। ब्लॉक क्या हो गया, कम्स टू एन एंड, 0। अगले साल ब्लॉक में वैल्यू क्या जाएगी, बी और सी की, 0। उस ब्लॉक को फिर अलाइव कर सकते हैं आप, और सेट खरीदेंगे, 0 में क्या हो जाएगी, ऐड। नेक्स्ट ईयर देखना, वैसे आपके सिलेबस में नेक्स्ट ईयर लेके नहीं गया, थोड़ा माइंड में थोड़ी क्यूरियोसिटी रहती कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा, तो अपन ले चलते हैं आपको। क्या क्या कहता है, प्लांट एंड मशीनरी
बी और सी 1 4 22 को WDV कितनी है इनकी 0, खत्म हो गया ब्लॉक। इसके बाद चल रहा हूं मैं आगे 0। एक और खरीदी, डी नाम की प्लांट एंड मशीनरी परचेज की 10 लाख, ब्लॉक कितने का हो गया 10। अब अगर आप बी बेचो या सी बेचोगे 3 लाख की तो ब्लॉक में से कम होगी ऐसे, यानी असेट ओपनिंग में कितनी जानी है 0। बी और सी पड़ी तो हैं पर ब्लॉक क्या हो गया 0। अगले साल ओपनिंग WDV क्या जाएगी 0, और खरीदी तो ब्लॉक क्या हो जाएगा अलाइव 10 लाख रुपए। अब बी और सी बेचोगे तो वो ब्लॉक में से क्या होगी वैल्यू कम, तो वो होगा नेक्स्ट ईयर। वैसे पूछेगा नहीं आपसे नेक्स्ट ईयर, मैंने नॉलेज के लिए बता दिया है। समझ आया कि अगर ब्लॉक की वैल्यू से ज्यादा सेट बेच दी तो क्या आएगा शॉर्ट टर्म गेन, नो WDV नो डेप्रिसिएशन। लास्ट कैटेगरी व्हेन सेल कंसीडरेशन नेट वाला ऑफ दैट पार्ट, एक पार्ट बेचा डजंट एक्सीड the whole value of block, the whole value of block, समझ गए। अब वो पार्ट ज्यादा नहीं बचा तो यही तो लास्ट कैटेगरी है जिसमें WDV आएगी, डेप्रिसिएशन लगेगा फीफो फॉलो करते हुए। इकलौती 3 में से तीसरी और लास्ट कैटेगरी है जिसमें क्या लगना है डेप्रिसिएशन। पहली कैटेगरी सारी सेट्स बेच दी, कम में बेची लॉस, ज्यादा में बेची गेन, नो WDV नो डेप्रिसिएशन। पार्ट बेचा, 2 कैटेगरी B1 B2। B1 में पार्ट इतना ज्यादा बिक गया पूरे ब्लॉक से भी ज्यादा, तो क्या आएगा गेन, शॉर्ट टर्म गेन, नो WDV नो। पार्ट ज्यादा नहीं बिका कम में बिका तो फिर कैटेगरी बी बन जाएगी और 2 बन जाएगी। पार्ट जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं कह रहा हूं आपने ए बेच दी कम में बिकी, लो ए बिकी 23 लाख रुपए में, तो 2 लाख की क्या आ गई WDV, और क्या लगना है अब डेप्रिसिएशन, लगाना डेप्रिसिएशन। हाँ जी बोलो कितना लगाऊं, 2 लाख किसमें से बची मानेंगे आप, क्या करें WDV 2 लाख है तो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा 2 लाख पे ही लगेगा डेप्रिसिएशन। क्या करें 2 लाख इसमें से ही बची माने, इसमें से तो 2 लाख पे लगा लो 15%, प्लांट एंड मशीनरी है ये 15%, किसका लगेगा 6 महीने का, कितना WDV ओपनिंग कितनी चली जाएगी 185, यही होगा। थोड़ा चेंज करूं, मैं कहता हूं ए बेच दी सिर्फ अपने 3 लाख की, अब कितने पे लगाओगे आप, लगाओ 22 लाख पे, मेथड फीफो है, लगाओ 22 लाख पे। 22 में क्या 10 तो ये वाली पड़ी है, 12 किस में से पड़ी मान लूं, आप ये ना कहना वो तो गई, ये तो 5 वाली पड़ी है ना, ऐसे नहीं होता, ये फीफो ऐसे ही चलता है। तो आप देखो इस पे तो लगाओगे 15% हाफ ईयर का, कितना हो जाएगा डेप्रीसिएशन इसमें, और इस पे आपको फुल ईयर का लगाना है तो कितना हो गया 180, और इस पे कितना हो गया 75, तो कितना हो जाएगा टोटल 2,55,000। ओपनिंग WDV 22 लाख माइनस ओपनिंग WDV 1/4/22 को कितनी लिखोगे नेक्स्ट ईयर के लिए 22 लाख माइनस 255, नेक्स्ट ईयर के लिए WDV कितनी लेके जाओगे आप 19,45,000। समझ आ गया, सेक्शन 50 खत्म जी। आगे 1 मिनट में हो गया तो समझ आया ये कैटेगरी ए B1 B2, किसी को डाउट 50 सेक्शन। आप होमवर्क में ना ये पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन है, एग्जांपल है, ये पढ़ लेंगे तो ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पेज नंबर 13 14 पे ऊपर 2-3 एग्जांपल हैं, ये समझाया हुआ है सारा कंसेप्ट, इसको पढ़ोगे तो आराम से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में और थ्योरी पढ़ेंगे इसकी। क्या चीज सेट नहीं,
नहीं मतलब ये ना, अब वही बात है, ये कैपिटल गेन का चैप्टर जब तक नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ आएगा। कैपिटल गेन का चैप्टर ये बात कहता है कि डेप्रिसिएबल एसेट्स आर ऑलवेज कंसीडर्ड एज शॉर्ट टर्म, बस बात ही खत्म। जिन चीजों पे डेप्रिसिएशन लगता है, कंप्यूटर, मशीन, एसी, कारें, बिल्डिंग, वो हमेशा ही शॉर्ट टर्म है, चाहे वो कितनी पुरानी क्यों ना हो, ऑलवेज कंसीडर एज शॉर्ट टर्म। और उनका कैपिटल गेन ऐसे ही निकलेगा सेक्शन 50। वैसे सेक्शन 45 से बिजनेस कैपिटल गेन का चैप्टर शुरू हो जाता है, बिजनेस खत्म हो जाता है 44 पे, लेकिन ये 50 सेक्शन है, ये वहीं से इंपोर्ट करके लाया हूं कैपिटल गेन से, ये वाला सेक्शन 50, क्योंकि ये 2 चैप्टर में काम आता है। तो कैपिटल गेन डेप्रिसिएबल एसेट्स में ऐसे ही निकलता है ब्लॉक सिस्टम से, यानी 2 चीजों में काम है इसका। ठीक, कैपिटल गेन पढ़ोगे तो कुछ चीजें और क्लियर होंगी।